जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे थे जिसमें पार्ट 1 हो गया था। तो पार्ट 1 में जो है हमने आपको चंद्रगुप्त मौर्य और जो है बिंदुसार को पढ़ाया था डिटेल में, ठीक, वन लाइनियर में। आज हमारी जो चर्चा होगी वह सम्राट अशोक के ऊपर चर्चा होगी। किसके ऊपर? तो सम्राट अशोक के ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद जो है मौर्य प्रशासन जो है उस पर चर्चा होगी और थोड़ी चर्चा चाणक्य के ऊपर होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्भलहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो जो पाटलिपुत्र है यहीं से जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, वह भी कुम्भलहार स्थल से। ठीक, कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र का जो है एक प्राचीन स्थान था कुलंदी बाग। ठीक, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो सम्राट अशोक ने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। ठीक, अशोक ने जो है बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण जो है मिलता है देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करने से। अशोक के शिलालेखों को जो है पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वह जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था, जिसने 1837 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। तो यह जो है अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। ठीक, उन्होंने जो है 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों को जो है, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, का उद्वाचन किया था, यानी कि पढ़ा था। कौन? तो जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक, चलिए आगे पॉइंट्स हमारे आते हैं। तो केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा स्तंभ है? तो वह जो है भाब्रू स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? तो भाब्रू स्तंभ है, और इसको जो है सबसे बड़ा स्तंभ भी कहा जाता है। इस स्तंभ को तो भाब्रू स्तंभ को। ठीक है, चलिए मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था, जहां पर जो है प्रसेनजीत जो कि कौशल राजा थे, मगध का जो है राजवैद्य जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य आदि लोगों ने जो है, आदि सम्राटों ने जो है शिक्षा ग्रहण की थी। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ जो है वह अंतिम मौर्य सम्राट था। ठीक, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वह कहाँ पर है? तो कालेसी में है। सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, और इसमें जो है 4 सिंह प्रदर्शित हैं। जैसे कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में 4 सिंह हैं, तो वैसे ही जो है सांची के स्तूप में भी जो है 4 सिंह दिखाई देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राचीन भारत का जो है वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था जीवन के अंतिम दिनों में। वह भी जो है भद्रबाहु के, ठीक है, किसके? भद्रबाहु जो है इनके गुरु थे, जैन धर्म इनको अपनाने में मदद करने में। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला में हुई थी। शल्लेखना विधि को अपनाकर, यानी भूखे प्यासे रहकर अपनी मृत्यु को बुलाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, कलिंग युद्ध की जो है विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के जो है 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन। ठीक, जिसमें जो है जो 13वां शिलालेख है, ठीक, इसमें जो है वर्णन है कि अशोक ने कलिंग पर तो विजय प्राप्त की थी, लेकिन इनका जो मन था वह खिन्न हो गया था, यानी कि बहुत ही विचलित हो गया था। इस युद्ध की वजह से यह वर्णन जो है 13वें शिलालेख में ही वर्णित है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था राजदूत बनकर, और यह सेल्यूकस का जो है राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक इंडिका है, जिसमें 7 जो है जातियों का वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको? तो सेल्यूकस को। ठीक,
भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते हैं। मौर्य काल में जो है गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का जो है समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। ठीक, किस ग्रंथ में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य द्वारा रचित जो है अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में जो है विभाजित है? तो कुल 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक, अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो अपने सिंहासन, ठीक है, राज्याभिषेक के जो है राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 8 वर्ष बाद जो है 261 में, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। किसने? तो अशोक ने। उसके बाद किया क्या था? तो उसके बाद जो है इन्होंने किया था भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। यह जो है अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। तो ये पॉइंट्स आप जरूरी याद रखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पेशल अशोक। ठीक, तो यहाँ से कोई पॉइंट शायद है छूटे, तो ध्यान दीजिए। अशोक, तो अशोक का जो शासनकाल था वह 269 से लेकर जो है 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 269 से 232 ईसा पूर्व तक अशोक ने शासन किया था। इनकी माता का नाम, पिता का नाम तो आप जानते ही हैं, बिंदुसार था। और जो माता थी, ठीक है, कि इनकी अशोक की जो माता थी उनका नाम था सुभद्रांगी। क्या था? सुभद्रांगी। ठीक है, सुभद्रांगी जो है इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। और पत्नियों की बात करते हैं इनकी, तो पत्नियों की बात करते हैं तो असंधि मित्रा। ठीक है, इनकी एक पत्नी का नाम था असंधि मित्रा। क्या था? असंधि मित्रा। ठीक, दूसरी पत्नी का नाम था कारुआकी, जिनसे यह बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, कारुआकी दूसरी पत्नी का नाम था। और तीसरी पत्नी का नाम था नाग देवी। क्या था? नाग देवी था। और नाग देवी से ही एक पुत्र, कौन? महेंद्र, और एक पुत्री संघमित्रा। ठीक है, पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री, इन्हीं दोनों को जो है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। ये तो इनके परिचय से संबंधित बातें हो गई। ठीक, इन्होंने जो है राज सिंहासन धारण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। और यह जो वर्णन देखने को मिलता है सिंघली अनुश्रुति से मिलता है। किससे मिलता है? तो सिंघली अनुश्रुति से मिलता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। ठीक, 269 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने अपनी गद्दी, जो कि मगध की गद्दी थी, कहाँ की? मगध की गद्दी पर जो है आसन ग्रहण किया 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने। ठीक है, और इस समय जो है सम्राट अशोक अवंती के राज्यपाल थे। कहाँ के? अवंती के जो है राज्यपाल थे जब इन्होंने 269 में राजगद्दी स्वीकार की मगध की। ठीक, अभिलेख में जो है इनको किस नाम से जाना जाता है? तो अभिलेखों में जो है इनको देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। क्या? देवनाम प्रिय। ठीक है, देवनाम प्रिय के नाम से अभिलेखों में। पुराणों में जो है अशोक वर्धन के नाम से। किस नाम से? तो अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है पुराणों में। और जो है गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना जाता है। गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य के नाम से जाना जाता है। मास्की और गुर्जरा में जो है अशोक ही नाम है। ठीक, मास्की अभिलेख और जो है गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम ही वर्णित है। इतने सारे फैक्ट आप जरूर याद रखें। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को हम सभी को जानना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, कश्मीर का जो श्रीनगर है, ठीक है, क्या कश्मीर में श्रीनगर है? आपको पता है श्रीनगर। तो श्रीनगर की जो है स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने ही की थी। और नेपाल में एक है इज्जत नगर। क्या है? इज्जत नगर की भी स्थापना, ठीक है, इज्जत नगर नहीं है, ठीक, ललित पत्तनम है। क्या है? ललित पत्तनम। ललित पत्तनम जो है नाम है एक नगर का। ठीक है, तो उसकी स्थापना भी जो है सम्राट अशोक ने ही की थी। ठीक, अभिषेक के जो है 8वें वर्ष ही, ठीक, अभिषेक के 8वें वर्ष, अभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अभिषेक के 8वें वर्ष ही इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण किया था। और
विजयी भी हो गए थे। ठीक है, और कलिंग का जो उस समय शासक था वह नंदराज था। कौन था? नंदराज था। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक, जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। क्या? कलिंग जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, बहुत प्रसिद्ध था हाथियों के लिए। और इसका वर्णन जो है 13वें शिलालेख में मिलता है अशोक के। ठीक है, किसका? कलिंग युद्ध का, जहाँ से इनका मन बहुत विचलित हो गया था और जो है युद्ध यानी कि लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए तभी से। और राजधानी जो थी कलिंग की वह क्या थी? तो जो है तोसली थी। क्या थी? तोसली जो है इसकी राजधानी थी। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो भेरी घोष, ठीक है, भेरी घोष एक है, भेरी घोष। ठीक, भेरी घोष त्याग कर जो है इन्होंने धम्म घोष को अपनाया था। किसको? भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को सम्राट अशोक ने अपनाया था, जो कि कलिंग के बाद, कलिंग युद्ध होने के बाद ही, कलिंग युद्ध तक जो है क्या था? भेरी घोष को अपनाया था। जब कलिंग युद्ध हो गया, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में, तब इन्होंने जो है धम्म घोष को अपनाया था। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। कर की जानकारी जो है, ठीक है, अशोक के समय में कर की जानकारी रुमिन देही, रुमिन, ठीक, रुमिन देई अभिलेख से प्राप्त होता है। किसे? रुमिन देई अभिलेख से प्राप्त होता है। क्या? कर की जानकारी। ठीक, बौद्ध धर्म से जो है पहले शिव की पूजा करते थे। कौन? सम्राट अशोक। ठीक है, गुरु जो है इनके कौन थे? तो उपगुप्त थे। कौन थे? अशोक के गुरु जो है उपगुप्त थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी थी। ठीक, 7वें स्तंभ लेख में जो है, कौन से? 7वें स्तंभ लेख में यह प्राप्त होता है आजीविकों का उल्लेख। क्या प्राप्त होता है? 7वें स्तंभ लेख में जो है आजीविकों का उल्लेख प्राप्त होता है सम्राट अशोक के। ठीक, आजीवक संप्रदाय की स्थापना जो है मक्खली गोसाल ने की थी। किसकी? आजीवक संप्रदाय की जो है स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। ठीक, किसने? मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के प्रचार के, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक, इसका प्रचलन जो है अशोक ने ही किया था। शिलालेखों का जो प्रचलन है वह किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने ही किया था। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वह किन किन जो है लिपि में है? तो एक तो ब्राह्मी लिपि हो गया, ठीक है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि। कौन सी लिपि? खरोष्ठी लिपि। और जो है इनकी लिपि कौन सी है? तो ग्रीक लिपि भी है, ग्रीक लिपि, और जो है अरमाइक लिपि। कौन सी? अरमाइक लिपि। ये इनकी जो है लिपियाँ हैं, इन सभी का इन्होंने प्रयोग किया था अपने शिलालेखों में। ठीक, जो ग्रीक और अरमाइक लिपि है इसका जो है जिक्र कहाँ पर मिलता है? तो अफगानिस्तान में मिलता है। कहाँ पर प्रयोग जो मिलता है? अफगानिस्तान में मिलता है ग्रीक और अरमाइक लिपि का। ठीक, और जो खरोष्ठी लिपि है इसका प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में मिलता है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कौन सी लिपि? जो खरोष्ठी लिपि है यह जो है दाईं से बाईं, ठीक है, कैसे? दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक, और जो ब्राह्मी लिपि है इसका प्रयोग जो है यानी देखने को कहाँ मिलता है? तो भारत देश में मिलता है। ठीक है, चलिए अभिलेख जो हैं वह कितने भागों में बांटे गए थे? तो 3 भागों में बांटे गए थे। एक है शिलालेख। क्या है? तो शिलालेख है। तो जो शिलालेख है इनकी संख्या कितनी है? तो 14 है। कितनी है? तो 14 शिलालेख हैं। ठीक, और इनकी खोज जो है 1750 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो पात्रेती के द्वारा। ठीक है, पात्रेती फेंथलर के द्वारा, फेंथलर, ठीक है, फेंथलर के द्वारा, फेंथलर ही याद रखिए, फेंथलर के द्वारा जो है 1750 ईस्वी में अशोक के 14 शिलालेखों की खोज की गई थी। और इसी में जो है 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध के कारण हृदय परिवर्तन का उल्लेख है। किसके? तो सम्राट अशोक के। ठीक, 1837 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? जेम्स प्रिंसेप ने जो है क्या किया था? अशोक के शिलालेखों को जो है सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक, एक टोपरा है, टोपरा, टोपरा और जो है प्लस मेरठ। ठीक है, टोपरा और मेरठ के स्तंभों को जो है फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? तो टोपरा और मेरठ के शिलालेखों को फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है दिल्ली लाया था या मंगवाया था। कि कहाँ के अभिलेख को? जो टोपरा और मेरठ का अभिलेख है उसको फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में मंगवाया था। ठीक, अर्थशास्त्र में जो है अशोक को क्या कहा जाता है? ठीक है, अर्थशास्त्र में, ठीक है, इनको कहा जाता है। ठीक है,
वेश्याओं को जो है अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, तो वेश्याओं के अध्यक्ष को जो है गणिका अध्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गणिका अध्यक्ष। ठीक है, किस में कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र में वर्णित है कौटिल्य की कि वेश्याओं के अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा, गणिका अध्यक्ष कहा जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से हमने इसको रखा। ठीक, वृहद शिलालेख। ठीक है, जो अशोक का वृहद शिलालेख है वह कौन सा है, तो मानसेहरा। कौन सा है, मानसेहरा है। और जो है सहबाज गढ़ी है। कौन सा है, सहबाज गढ़ी जो है यह क्या है, तो वृहद शिलालेख है। किसके, अशोक का। और ये जो दोनों हैं मानसेहरा और सहबाजगढ़ी, ये दोनों खरोष्ठी लिपि में हैं। कौन सी लिपि में है, खरोष्ठी लिपि में है। और ये जो लिखी जाती थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक, कंधार अभिलेख है। ठीक, कंधार अभिलेख जो है अशोक का, कंधार अभिलेख, इसमें जो है कंधार अभिलेख यह जो है किस लिपि में है, तो यह जो है ग्रीक और प्लस अरमाइक लिपि में है। कौन सी, ग्रीक और जो है अरमाइक लिपि में जो है कंधार अभिलेख का वर्णन है। और जो है अन्य जो अभिलेख हैं वह सभी किस भाषा में है या किस लिपि में है, तो प्राकृतिक लिपि में है। कंधार अभिलेख ग्रीक और अरमाइक भाषा में और अन्य प्राकृतिक भाषा में वर्णित है। स्तंभ लेखों की कुल संख्या जो है कितनी है अशोक के, तो 13 है। स्तंभ लेखों की संख्या जो 10 स्तंभों पर ही अंकित है। ठीक है, 4 लघु स्तंभ लेखों में से जो है एक है रानी का अभिलेख। क्या है, 4 जो हैं कितने, 4 जो हैं लघु स्तंभ लेख हैं। ठीक, जिनमें से जो है एक रानी का अभिलेख है जो बहुत बार पूछा जाता है, रानी का अभिलेख। और यह कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में स्थित है। कहाँ पर है, तो कौशाम्बी में स्थित है जो रानी का अभिलेख है। तो यह आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है उसको जो है रुमिनदेयी अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रुमिनदेयी अभिलेख कहा जाता है, जो सबसे छोटा अभिलेख है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, नेपाल में स्थित है। ठीक है, प्रथम जो प्रयाग स्तंभ लेख एक है, प्रयाग स्तंभ लेख। ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह पहले कहाँ पर था, तो कौशाम्बी में था। कहाँ पर था, कौशाम्बी में था। और बाद में जो है इसको अकबर ने, किसने, तो अकबर ने जो है क्या किया, प्रयागराज उठा लाए। कहाँ पर, कौशाम्बी से जो है प्रयागराज उठा लाए। कौन, सम्राट, ठीक है, अकबर, महान अकबर ने जो है इलाहाबाद किले में इसको स्थापित कर दिया। किसको, प्रयाग स्तंभ लेख को, जो कि पहले कौशाम्बी में था। कौशाम्बी से जो है इलाहाबाद किले में लाकर रख दिया। किसने, तो महान अकबर ने। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पर आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में। तो प्रथम शिलालेख। ठीक है, प्रथम जो है पृथक शिलालेख है। कैसा शिलालेख है, तो पृथक शिलालेख है जिसमें यह वर्णन है कि जो सभी प्रजा है, ठीक है, सभी प्रजा क्या है, मेरी संतान है। सभी प्रजा, ठीक है, सभी प्रजा या सभी मनुष्य मेरे जो हैं क्या हैं, बच्चे हैं। ठीक है, सभी प्रजा मेरे बच्चे हैं, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यह जो है अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख में वर्णन मिलता है, यानी कि वाक्य देखने को मिलता है। और जो इनका भाब्रू अभिलेख है, कैसा अभिलेख है, तो भाब्रू अभिलेख है। यह जो अभिलेख है यह अशोक का सबसे लंबा यानी कि सबसे बड़ा स्तंभ लेख है। भाब्रू अभिलेख सबसे बड़ा या फिर जो है सबसे लंबा हम कह सकते हैं। ठीक है, सबसे लंबा या सबसे बड़ा अभिलेख जो है वह भी स्तंभ लेख, भाब्रू स्तंभ लेख है अशोक का। ठीक, 7वां अभिलेख जो है वह कैसा है, तो जो 7वां इनका अभिलेख है वह तो स्तंभ लेख था। यह 7वां जो अभिलेख है सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ा जो है अभिलेख है। अशोक का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था राधागुप्त। क्या था, राधागुप्त जो है अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था। मौर्य वंश का जो है राजकीय चिन्ह क्या था, तो मयूर था। क्या था, मयूर, यानी कि मोर जो है मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। सांची का जो स्तूप है और सारनाथ का जो स्तूप है यानी कि अभिलेख है, इनमें सिंहों की संख्या जो है कितनी है, तो 4 है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन की। किसकी बात करते हैं, तो मौर्य प्रशासन जो है वह थोड़ा सा जान लेते हैं। मौर्य प्रशासन में क्या था, तो कौटिल्य ने जो है राज्य के कितने
अंग बताए थे, तो 7 अंग बताए थे। ठीक है, कितने, तो 7 अंग बताए थे कौटिल्य ने। और वह अंग कौन कौन से थे, तो राजा था, कौन था, राजा था, अमात्य था, अमात्य यानी कि प्रधानमंत्री था, ठीक है, जनपद था, जनपद था, दुर्ग था, ठीक है, कोश था, कोश था, और जो है सेना थी। ठीक, कितने हो गए, तो 6 हो गए, और एक मित्र होता था। ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वर्णित हैं 7 अंग, तो वह कौन कौन से हैं, तो राज्य के जो है 7 अंग हैं, जिनमें राजा होता था, प्रधानमंत्री होता था, जनपद होता था, किला होता था, कोश होता था, ठीक है, सेना होती थी और मित्र होते थे। ठीक, अर्थशास्त्र में जो है कुल 18 विभाग, ठीक है, कितने विभाग, तो 18 विभाग थे, जिनको जो है तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था अर्थशास्त्र में। ठीक है, और तीर्थ के अध्यक्ष को जो है महामात्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो महामात्र जो है तीर्थ के अध्यक्ष को कहा जाता था। प्रशासन की जो छोटी इकाई थी मौर्य काल में, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी उसको क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोप। और इसका जो है 10 गांव का जो शासन संभालता था, कितने गांव का, तो 10 गांव का जो शासन संभालता था, उसी को जो है क्या कहा जाता था, तो गोप कहा जाता था। ठीक है, जो कि शासन की सबसे छोटी इकाई थी, गोप, जो 10 गांव के शासन को संभालता था। ठीक है, चलिए, तो 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्य साम्राज्य में, 2 प्रकार के न्यायालय थे। एक था फौजदारी, कौन सा, फौजदारी न्यायालय, और जो दूसरा था वह दीवानी न्यायालय था मौर्य प्रशासन में। ठीक है, फौजदारी और दीवानी। चाणक्य के अनुसार जो है कानून के कितने अंग थे, तो 4 अंग थे। 4 अंग जो हैं चाणक्य के अनुसार थे कानून के अंग। ठीक है, वह कौन कौन से अंग थे, तो धर्म था, ठीक है, व्यवहार था, धर्म, व्यवहार, चरित्र, ठीक, धर्म, व्यवहार, चरित्र, और जो है शासन था। यह 4 अंग थे किसके, तो कानून के। ठीक है, किसके अनुसार, चाणक्य के अनुसार। और जो है गुप्तचर, तो 2 गुप्तचर होते थे मौर्य काल में, उनको जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष जो है चंद मौर्य काल के गुप्तचरों को जो है गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और यह जो गूढ़ पुरुष होते थे 2 थे, एक तो संस्था होती थी और एक जो है संचार होता था। क्या, एक संस्था, एक संचार। ये जो संस्था होती थी ये किसी एक स्थान पर ही रहकर जो है गुप्तचर का काम करते थे, और ये जो संचार होते थे यह घूम घूम कर जो है भ्रमण करने वाले जो है गुप्तचर होते थे। संस्था एक स्थान पर और जो संचार है घूम घूम कर जो है रखवाली करती थी। ठीक, अर्थशास्त्र में जो है चर, क्या, चर, अर्थशास्त्र में जो चर ये है इसका मतलब होता था जासूस। क्या होता था, जासूस। अर्थशास्त्र में चर को जासूस कहा जाता था। ठीक, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी प्रशासन की, उसको ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्राम। ठीक, और सरकारी भूमि को, किस भूमि को, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हम इसको सब बता रहे हैं। ठीक है, सरकारी भूमि को जो है क्या कहा जाता था, मौर्य काल में तो सीता भूमि कहा जाता था। ठीक, और मौर्य शासन में जो है, ठीक, जो मौर्य शासन है कितने वर्षों तक शासन किया, तो 137 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार, ठीक है, भागवत पुराण के अनुसार जो है मौर्य काल में कितने राजा हुए, तो 10 राजा हुए। जबकि वायु पुराण के अनुसार जो है मौर्य काल में कितने राजा हुए, तो 9 राजा हुए। ठीक, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था वृहद्रथ। क्या था, वृहद्रथ जो है अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, जिसको जो है पुष्यमित्र शुंग ने, किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने जो है वृहद्रथ की हत्या कर दी, और जो है 185 ईसा पूर्व में, कब, 185 ईसा पूर्व में जो है शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना कर दी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, किसकी हत्या करके, तो अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या करके। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा जो है चाणक्य के बारे में कर लेते हैं और हमारा सेशन लगभग में कंप्लीट हो जाता है। तो चाणक्य, जिनको जो है विष्णुगुप्त, जो कि बचपन का नाम था, कौटिल्य भी कहा जाता है, और इनकी जो है रचना क्या थी, अर्थशास्त्र थी। क्या थी, अर्थशास्त्र थी। ठीक, जो कि किस भाषा में थी यह जरूर आपको पता होना चाहिए, संस्कृत भाषा में थी। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में थी। और इसका संबंध जो है लोक प्रशासन या फिर जो है आप
राजनीति से देखेंगे। ठीक है, यानी कि अर्थशास्त्र जो रचना है किससे संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। किसकी रचना है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त की रचना है। इसमें जो है कितने अधिकरण थे, तो 15 अधिकरण थे। 180 जो है प्रकरण थे और 6000 इसमें श्लोक थे। कितने, 6000 श्लोक थे किसमें, तो अर्थशास्त्र में। ठीक है, पुस्तक की तुलना जो है किससे की गई है, तो जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है द प्रिंस, ठीक है, द प्रिंस से की गई है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, किसकी पुस्तक है यह द प्रिंस, तो मैकियावेली की पुस्तक है। किसकी है, तो मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से जो है अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। इसीलिए जो है भारत का मैकियावेली जो है चाणक्य को ही कहा जाता है। किसको, चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य को जो है भारत का मैकियावेली कहा जाता है। और जो है चाणक्य के पिता का नाम जो है क्या था, तो चणक था। क्या था, चणक था। ठीक, चलिए एक दो लाइन और बचती है उसको देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो पॉइंट्स हैं थोड़े से। ठीक, तो अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में जाते हैं उनमें कौन सा शामिल है, तो दूसरा और 13वां। ठीक, अशोक ने जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसको भेजा था, तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जो कि नाग देवी के ये पुत्र और पुत्री थे। ठीक, पत्नी इनकी थी अशोक की। अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में से प्राप्त जो है वृहत शिलालेखों में किस भाषा का जो है प्रयोग मिलता है, तो खरोष्ठी भाषा का प्रयोग मिलता है, जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक, श्रीनगर की स्थापना जो है किस मौर्य शासक ने की थी, तो सम्राट अशोक ने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। कहाँ पर, तो जो है कश्मीर में। और नेपाल में जो है ललितपत्तनम नगर की स्थापना की थी किसने, तो सम्राट अशोक ने। ठीक, और यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट बचता है मौर्य साम्राज्य का, कि किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो जो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो यह जो है हमारा सेशन था मौर्य साम्राज्य से। किसे, तो मौर्य साम्राज्य से। और यह मौर्य साम्राज्य से 2 पार्ट में सेशन हुआ क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता। अब यह वीडियो कंप्लीट हो गया मौर्य साम्राज्य। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।